मैग्नेटिक मटेरियल 5-6 मार्क का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। देखो पहला सवाल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। 3 या 4 मार्क के लिए आएगा, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। तो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, और इसमें हमने एक डायपोल रख दिया। ये कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ओके, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो लेंथ होती है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलना? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज गिवन बाय कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। कैपिटल M इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ एंड 2l इज मैग्नेटिक लेंथ। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा नॉर्थ पोल पे कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा mb एंड साउथ पोल पे फोर्स लगेगा माइनस mb। नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा mb, साउथ पोल पे लगेगा माइनस mb। तो नॉर्थ पोल वाला जो फोर्स है वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा एंड साउथ पोल वाला जो फोर्स है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या बनाएंगे? टॉर्क। ओके, सो दीज टू फोर्स फॉर्म्स टॉर्क गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो डायग्राम से देख के बताओ, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन में कंटिन्यू करता हूं ऐसे और ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे कंटिन्यू करता हूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस इज d, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स कितना है? mb इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? d, ठीक है। अच्छा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इसका d है बेटा, तो d कैसे निकालेंगे हम? ध्यान देना, साइन थीटा ले लो। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। तो भाई देखो, थीटा अगर एंगल है तो साइन थीटा क्या हो गया? फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो फ्रंट साइड कितना है? d, हाइपोटेनियस कितना है? 2l। तो इस हिसाब से d क्या होगा? d विल बी 2l साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के यहां चिपका दो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? mb 2l साइन थीटा। तो m इंटू 2l, यहां देखो m इंटू 2l फ्रॉम इक्वेशन क्या रख सकते हैं? कैपिटल M। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? mb साइन थीटा। टॉर्क हो जाएगा mb साइन थीटा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। सही है। तो ये इतना टॉर्क इस पे एक्ट करेगा, खत्म, सिंपल सा एक्सप्रेशन। मैग्नेट बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, थीटा लेना है। टॉर्क का फंडामेंटल फॉर्मूला, नॉर्थ पोल पे mb फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन पे, साउथ पोल पे भी mb लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। These two equal and opposite force forms torque, and torque is force into perpendicular distance between two force। ये फोर्स को पीछे बढ़ा लो, ये फोर्स को आगे बढ़ा लो, तो ये इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो किससे आ जाएगा? साइन थीटा से। तो ये आ गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई टेंशन की बात नहीं, ध्यान से सुनो। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, पहला पॉइंट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, काफी थ्योरेटिकल रखेंगे इसको। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय टो डी इज इक्वल टू आई अल्फा। मानते हो? टो डी इज इक्वल टू आई अल्फा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? टो डी इज इक्वल टू आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। सही है कि नहीं? क्यों? सिंस अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है। तो अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा के मैग्नेट को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, तो वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। देखो ना भाई, मैग्नेट हमेशा ऐसे रहेगा, मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा। आप इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ दोगे तो टॉर्क लगेगा और टॉर्क उसको वापस लाएगा। दैट वापस लाने वाला टॉर्क इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क, और उसका फॉर्मूला ये है, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, तो अब जैसे ही तुमने इसको डिफ्लेक्ट किया, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। दैट रिस्टोरिंग टॉर्क
restoring torque is given by tau r is equal to mb sin थीटा। एक चीज याद रखो, ऑसिलेशंस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप मैग्नेट को बहुत ज्यादा रोटेट कर देंगे तो ऑसिलेशन नहीं होगा। ओके, अब क्या लिखेंगे फिर, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर बहुत छोटा हो गया तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू एम बी थीटा। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, बोलो इक्विलिब्रियम पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू रिस्टोरिंग एम बी थीटा। ओके, अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या निगेटिव होगा, बिकॉज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट काम करेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क निगेटिव होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क निगेटिव होगा, माइनस एम बी इंटू थीटा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या हो जाएगा, हमें चाहिए पीरियड, पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है भाई, तो पीरियड का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, बहुत सिंपली आ जाएगा। देखो, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। उसके जगह डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहां जो भी क्वांटिटी है ये कितनी है, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, एक्स के जगह थीटा आया। तो बाय कंपैरिजन विथ, किसके साथ करेंगे, देखो, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाय आई। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एम बी बाय आई। फिर क्या लिखना है, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम बी बाय आई। टी इधर ले लो, ये सब इधर ले लो, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एम बी। ये हो गया पीरियड का एक्सप्रेशन। तो पीरियड का एक्सप्रेशन बना लिया, दूसरा टॉर्क का एक्सप्रेशन बना लिया। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बोहर्स मैग्नेटॉन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग। सबके लिए बनाएंगे, सबके लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे, ध्यान से सुनो। ओके, देखो, नंबर 1, फॉर बोहर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फॉर बोहर्स हाइड्रोजन ऑर्बिट, ऐसे बोल देंगे, फॉर बोहर्स हाइड्रोजन ऑर्बिट। मान लो ये उसकी ऑर्बिट है, ये इसका न्यूक्लियस है। बोहर ने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, तो क्या होगा, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल पे। इसका मास कितना है, m, पीरियड कितना है, t, स्पीड कितनी है, v। तो क्या होगा बेटा, देखो, t इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v। कोई तकलीफ, पीरियड इज 2 पाई r बाय v, पीरियड कितना आ गया, 2 पाई r बाय v। नंबर 2, करंट I इज इक्वल टू e बाय t, मानते हो कि नहीं, करंट इज चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम, हर t टाइम के बाद यहां से वो चार्ज क्रॉस कर जाएगा, तो करंट इज इक्वल टू e बाय t। तो I इज इक्वल टू e, t कितना है रे, 2 पाई r बाय v, v ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू ई वी बाय 2 पाई r। तो ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो I आ गया ई वी बाय 2 पाई r, ई वी बाय 2 पाई r। ठीक है, अब आगे जरा ध्यान देना बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू I इंटू ए, मानते हो कि नहीं,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहता, करंट इनटू एरिया, एरिया ऑफ द लूप, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट कितना है, ई वी बाय 2 पाई आर, एरिया कितना रहता, पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसल, आर आर कैंसल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आ गया ई वी आर बाय 2। 2 से 3 बार ये भी सवाल देखा है मैंने 2 मार्क के लिए। प्रूव दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ई वी आर बाय 2। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे m नॉट इज इक्वल टू ई बाय 2 एम वी आर 1 बाय एम ई। क्या किया, मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड। ऐसे क्यों किया, बिकॉज अब ना हम इसके जगह एंगुलर मोमेंटम रख सकते हैं, इसके जगह एंगुलर मोमेंटम, बट एम ई वी आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा ये, एम नॉट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई बाय 2 एम ई इंटू एल नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, बट जरा ध्यान देना बेटा, बट एल नॉट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, याद आ रहा है, बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर का पोस्टुलेट क्या बोलता कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमते जो स्टेबल रहते हैं। कौन से स्टेबल रहते, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहता, NH अपॉन 2 पाई। अब फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, क्यों फर्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यहां पे रखो, तो L नॉट क्या हो जाएगा, h बाय 2 पाई, h बाय 2 पाई। ये वैल्यू यहां रख दो, क्या हो जाएगा फिर, m नॉट इज इक्वल टू e बाय 2 me इंटू h बाय 2 पाई। तो बेटा ये हो जाएगा m नॉट इज इक्वल टू EH बाय 4 पाई me। तो इसी को बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन। तो डेफिनेशन क्या आएगी, बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज बोहर्स मैग्नेटॉन। तो डेफिनेशन लिख लेंगे यहां पे, आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन, ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज बोहर्स मैग्नेटॉन। ये आ गया बोहर्स मैग्नेटॉन, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक और एक्स्ट्रा चीज करवा देता हूं मैं, इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये रेशियो क्या होता है, सिंपल सी चीज है, यहां आ जाओ, ये जो m नॉट बाय L नॉट आता है ना, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू इट्स एंगुलर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो इस हिसाब से गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो आएगा E बाय 2me आ जाएगा, E बाय 2me। तो इसका SI यूनिट, इसका CGS यूनिट, इसका डायमेंशन या इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं। E की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो कुछ भी पूछे ये आना चाहिए, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, रिवाइज कर लेते हैं। बोलना कि भाई पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा उसकी स्पीड v है, मास m है, चार्ज e है, टाइम पीरियड t है, रेडियस r है। टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई r बाय v, टाइम पीरियड से करंट आ जाता, चार्ज बाय टाइम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e बाय 2 पाई r बाय v उल्टा हो गया, ev बाय 2 पाई r। तो करंट से हम जाएंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहता, करंट इनटू एरिया, ev बाय 2 पाई r, एरिया पाई r स्क्वायर, r कैंसल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन EVR बाय 2। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम लाया हमने, तो मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, इसके जगह एंगुलर मोमेंटम रखा, तो ये आ गया m नॉट इज इक्वल टू E बाय 2me इंटू L नॉट। m नॉट क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, L नॉट क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहां से एक चीज बन सकती है, इसको इधर ले लिया तो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये बन गया गायरोमैग्नेटिक रेशियो, 2 मार्क के लिए पूछता है ये। बोहर्स मैग्नेटॉन क्या करना है, बोहर का पोस्टुलेट यूज करो।
बोहर का पोस्टुलेट क्या बोलता कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में बिना एनर्जी रेडिएट किए घूम सकता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। पहले ऑर्बिट के लिए n की जगह क्या रखेंगे 1, तो L0 क्या हो जाएगा H/2π। ये वैल्यू इसमें चिपकाएंगे तो क्या हो गया m0 इज इक्वल टू E/2me H/2π। तो ये क्या आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट, इट हैज स्पेशल नेम कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन। तो बोहर्स मैग्नेटॉन की डेफिनेशन क्या बनेगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज बोहर्स मैग्नेटॉन। तो याद रखो बोहर्स मैग्नेटॉन का भी एक्सप्रेशन पूछता है तो यही करना है। आगे बढ़ते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछा गया। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्विंग इन अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर विथ स्पीड v is equal to 2 into 10⁻6 meter per second. Find the resultant orbital magnetic moment. Resultant orbital magnetic moment अभी अभी किया था, बोलो m0 is equal to EVR/2, मतलब एक बार थ्योरी भी आ चुका है, एक बार न्यूमेरिकल भी आ चुका है। तो m0 is equal to E कितना रहता है 1.6 into 10⁻19, v कितना है 2 into 10⁻6, 5.3 into 10⁻11/2। तो 2 से 2 कैंसल, थ्योरी पेपर है प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना है, जरा ध्यान दो। ये -30 हो जाएगा, सही ना, -30 + 6 -24, तो m0 क्या हो जाएगा, m0 इज 10⁻24, 16 3 48, 8 4 है, 16 5 80, 84, सही ना। कितने के बाद पॉइंट, एक और एक, दो के बाद, एक और एक, दो के बाद पॉइंट। एंड ये क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट रहता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, सही है ना अपन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या रहता है एम्पियर मीटर सेकंड स्क्वायर। 8.48 इंटू 10⁻24, सही है। अच्छा, और एक चीज पूछिए, क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम इज mvr, m कितना है रे 9.1 इंटू 10⁻31, v कितना है 2 इंटू 10⁻6, r कितना है 5.3 इंटू 10⁻11, ओके। तो -31 -11 -42 प्लस 6 -36 10⁻36, ठीक है। अब ये 9.1 इंटू 3 दूनी 6 5 दूनी 10 10.6, अब ये करना पड़ेगा आपको, तो प्रॉपर कर लेना वो 91 इंटू 106, लॉग के चक्कर में मत पड़ो, इजीली मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, ओके। ये करने के बाद ये इतना आंसर आ जाएगा तुम्हारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ओके। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। स्टेट इट्स डायमेंशन एंड SI यूनिट, कर देंगे भाई, देखो 2 मार्क के लिए आया है। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, बहुत बढ़िया, राइट द यूनिट एंड डायमेंशन, ये भी आया है, देखो। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट फॉर्मूला एंड SI यूनिट। सिंपल लैंग्वेज में सुनो, मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, मैग्नेटाइजेशन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज सवाल है, अगर एक ही सवाल करके जाना होगा तो ये करके जाऊंगा मैं। मैग्नेटाइजेशन सिंपल सी चीज है, जब हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के पास रखेंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म आएगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called as magnetization. Net magnetic dipole moment induce per unit volume is called as magnetization. तो डेफिनेशन आएगी, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट induce per unit volume is called मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है।
तो कैसे लिखेंगे, मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट क्या बनेगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट बोलो एम्पियर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का बोलो मीटर क्यूब। तो 2 और 3 में के 2 कैंसिल, तो क्या आया यूनिट, एम्पियर पर मीटर। डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू एम्पियर मतलब A1 L-1, मीटर ऊपर चला जाएगा ना, L-1 फ्री के मार्क्स है। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन, उसका फॉर्मूला एंड उसका एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, स्टेट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी 10, 12, 15 पढ़ाए हैं, सिंपल सिंपल समझा देते। 4 पूछा है, 6 लिखेंगे, 6 से ज्यादा नहीं। पहला, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड, बायोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, रॉड सस्पेंडेड इन डायमैग्नेटिक फील्ड बिकम्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। याद है ना, रॉड कैसे होगा, परपेंडिकुलर, बिकॉज रिपेल हो रहा है। तीसरा, एटम डज नॉट बिहेव एज, या फिर नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज 0। मतलब अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके एटम में सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते तो क्या हो जाता, फिर सारा मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता, तो उसका एटम मैग्नेट का काम नहीं करता। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अच्छा ये करेंगे, इसकी जो सस्केप्टिबिलिटी होती है, क्या होता है ये सस्केप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। 5वां पॉइंट, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड निगेटिव। निगेटिव क्या बता रहा, रिपल्शन, निगेटिव क्या बता रहा, रिपल्शन, एंड स्मॉल क्या बता रहा, वीक। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड निगेटिव। छठा पॉइंट, अगर तुम ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्यों भाई, देखो ये बड़ा मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ये छोटा मैग्नेट है नॉर्थ पोल, यहां पे तुमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, कैसा, डायमैग्नेटिक सिस्टम। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को दोनों रिपेल करेंगे, तो भाई ये बड़ा मैग्नेट है, ये ज्यादा रिपेल करेगा, और ये छोटा मैग्नेट है तो ये कम रिपेल करेगा, तो ज्यादा रिपेल करने वाला डोमिनेट कर जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा। ओके, ये छठा हो गया। 7वां, मान लो एक कैपिटल यू शेप की ग्लास ट्यूब है, कैपिटल यू शेप की ग्लास ट्यूब है, इसमें लिक्विड भरा तुमने, कैसा लिक्विड, डायमैग्नेटिक लिक्विड। तो इस आर्म पे अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो यहां का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, लोअर, लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, लोअर, बिकॉज ये नीचे चला जाएगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज हो गए किसके, डायमैग्नेटिक मटेरियल के। फटाफट बताओ एक बार, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रॉड अगर सस्पेंड करेंगे तो कैसा रेस्ट होगा, परपेंडिकुलर। तीसरा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज 0, इसके एटम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते, इसकी जो सस्केप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, सस्केप्टिबिलिटी स्मॉल एंड निगेटिव है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा। कैपिटल यू शेप के ग्लास ट्यूब में अगर लिक्विड भर के रखेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो लिक्विड लेवल इन दैट टर्म इज लोअर, लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है, 8वां एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल बोलो इसका, एग्जांपल वाटर, H2O, ठीक है, जो भी है 2-3 एग्जांपल फेंक देना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला क्या, वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सही है। दूसरा, इसमें रॉड कैसे होगा, पैरेलल रेस्ट हो जाएगा, रॉड कैसे रेस्ट होगा, पैरेलल। देन तीसरा, एटम हैव मैग्नेटिज्म, एटम हैव नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब इसके जो एटम हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट का काम करते हैं, जिसको एटॉमिक डायपोल बोलते हैं, एटॉमिक डायपोल। देन चौथा पॉइंट,
इसकी जो सस्केप्टिबिलिटी होती है, सस्केप्टिबिलिटी इज स्मॉल, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। पांचवा पॉइंट यहां पे क्या लिखा था, मैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, तो ये कहां से कहां जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। किधर से किधर जाएंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। देन छठा, अगर कैपिटल यू शेप ग्लास ट्यूब में पैरामैग्नेटिक लिक्विड भर के रखेंगे और इसमें अगर आप मैग्नेट लगाएंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो लिक्विड लेवल इन दैट आर्म इज रेज, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए किसके, पैरामैग्नेटिक। ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने, कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स आना है। कैसा है, वीकली अट्रैक्टेड, रॉड पैरेलल रेस्ट होगा, एटम हैव नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और क्या बोलना है इसमें, इफ magnetic field is applied to one of the arm of capital U shaped glass tube containing paramagnetic liquid, then liquid level in that arm is raise, उस आर्म का liquid level क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। खत्म हो गया। आगे देखो, state any four properties of ferromagnetic। पहला, strongly attracted by external magnetic field। ओके, अगर रॉड सस्पेंड करेंगे तो कैसा रेस्ट होगा, पैरेलल, और कैसा, क्विकली। ये भी लिखना पड़ेगा, डिफरेंस लिखते वक्त काम आएगा, क्विकली रेस्ट होगा। तीसरा, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी कैसे होगी, लार्ज एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव। चौथा, एटम हैव परमानेंट मैग्नेटिज्म, एटम हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एटम हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, अच्छा, इसमें और क्या बोलेंगे, पांचवा, कि भाई अगर यू शेप ग्लास ट्यूब है, यू शेप की ग्लास ट्यूब है ऐसे करके, और इसमें कौन सा लिक्विड भरा है, फेरोमैग्नेटिक लिक्विड भरा है, और इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो लिक्विड लेवल इज रेज। छठा, अगर तुम फेरोमैग्नेटिक को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, एक टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म कम होता जाएगा, एक टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। उस क्रिटिकल टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड देन एट सम क्रिटिकल टेम्परेचर इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक, इट इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। सातवां एग्जाम्पल लिख सकते हो, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये सारे। ओके, आठवां, इसके मदद से क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है ना, बस हो गया। इससे थोड़ा सा लिख देना, 5-6 पॉइंट जो भी आ रहे हैं। 2 मार्क के लिए आया तो 4 लिखना है, ज्यादा चांसेस डिफरेंस के है, डिफरेंस पूछेगा तो लिख देना आराम से। अगर पैरा और फेरो का डिफरेंस पूछता है तो ये क्विकली वाला, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड, तो ये मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, फिर डोमेन का बता देना थोड़ा सा, ठीक है, एग्जांपल बताना, क्यूरी टेम्परेचर का बता देना। ओके, अच्छा, इसमें जो होता है किसका, कि भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, ये भी लिख सकते हो इसमें। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पे। कहाँ गया न्यूमेरिकल, ये देखो, ये पूछ चुका है एग्जाम में। क्या बोल रहा है, देखो, द सस्केप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज काय नॉट, तो काय 1 कितना है, काय एट टेम्परेचर T1 कितना, 100% सेल्सियस में देगा, बिकॉज इसमें पूछने जैसी चीज सिर्फ सेल्सियस की है, बाकी तो सबको याद रहता। कौन से टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। सेल्सियस में दिया है, केल्विन में करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 300 केल्विन। एंड मेक श्योर बेटा आंसर भी सेल्सियस में ही लिखो। रीजन फिर से वही, बहुत इंटरनेशनल लेवल के लोग पेपर चेक करते तुम्हारा, ठीक है ना। तो काय 2 कितना है या जीटा 2 कितना है, जीटा बाय 3, तो नया टेम्परेचर पूछा है, कैसे करेंगे, काय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीटा 2 बाय जीटा 1 इज इक्वल टू T1 बाय T2, जीटा 2 इज जीटा बाय 3, जीटा 1 इज जीटा,
इज इक्वल टू T1 300, T2 पता करना है, तो ये और ये कैंसिल, ये 1/3 ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो T2 900 केल्विन हो जाएगा। T2 कितना हो जाएगा? 900 केल्विन। आंसर केल्विन में मत लिखो, T2 विल बी 900 माइनस 273, आई थिंक 627, सही जा रहे क्या अपन? 627, 700, 800, 900, 627 सेल्सियस, बिल्कुल सही है, 627 सेल्सियस। सिंपल है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछ चुके हैं। ओके, छोटा सा बाकी है, क्या पॉइंट बाकी है भाई? यहाँ चलते हैं। ये देखो, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, व्हाट हैपेंस अबव क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान सा है। क्यूरी टेम्परेचर मतलब क्या? क्यूरी टेम्परेचर, CURIE, क्यूरी टेम्परेचर, ध्यान से सुनना बेटा, व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल is heated, when ferromagnetic material is heated, then at particular critical temperature domain wall break, याद आ रहा है? domain wall break and it become कैसा बन जाएगा वो? पैरामैग्नेटिक, इट बिकम पैरामैग्नेटिक, और कैसा बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक, कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा क्या बोला है? व्हाट हैपेंस अबव क्यूरी टेम्परेचर, अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक। खत्म, ये हो गया। ठीक है, ये भी सवाल आ चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? Which property of soft iron make it useful for making electromagnet, ये सवाल आ चुका है। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सॉफ्ट आयरन मटेरियल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं? देखो, when current is pass it is magnetized, and when current is removed it is demagnetized। समझे? कल के पेपर में नीट के सवाल भी था इस पे, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। मैं आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्यों यूज करते? क्योंकि करंट भेजे तो जल्दी मैग्नेट बन जाता, और करंट बंद कर दिए तो डीमैग्नेटाइज भी हो जाता। इस वजह से आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करते। या सिंपल एक मार्क के लिए आया तो आयरन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हेंस इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज है। यहां चलते हैं, स्टेट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो दे देते हैं, एक तो लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में होता है ना जो स्पीकर्स होते हैं उसमें तो लाउड स्पीकर, देन इलेक्ट्रिक बेल वो होती ना, अभी तो नहीं, अभी तो सारे डिजिटल है, इलेक्ट्रिक बेल में होता है। तीसरा, क्लास 8 में था ना आपको ये इलेक्ट्रिक बेल का एप्लीकेशन। ओके, तीसरा MRI में यूज होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पता नहीं डॉक्टर हो तुमको ज्यादा पता होगा। तो ये सारे एप्लीकेशन हो गए इसके। ठीक है, तो इतनी चीजें सारी इंपॉर्टेंट है इसमें। और दो चीजें समझा देता हूं इसमें, एक तो है तुम्हारी डोमेन थ्योरी एंड दूसरा है क्यूरी लॉ एंड डोमेन थ्योरी। देखो क्यूरी लॉ क्या होता है? CURIE, क्यूरी लॉ। पहले तो याद रखो, क्यूरी लॉ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। क्यूरी लॉ क्या बोलता? मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा फील्ड रखोगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आया था, नीट में बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको। क्यूरी लॉ क्या बोलता है? फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड दूसरा, मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2। क्या है क्यूरी लॉ? बोलो। मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैथमेटिकल लिखिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इक्वेशन नंबर 2 कंबाइन करो, मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल बाय T। नेक्स्ट स्टेप,
मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू सी बी एक्सटर्नल बाय टी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? क्यूरी कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? क्यूरी लॉ। सिंपल, क्या हो गया? क्यूरी लॉ। अच्छा, इसमें और एक आता जिसको बोलते मैग्नेटिक इंटेंसिटी, 1 मार्क के लिए आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या रहता? सुनो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी। Strength of magnetizing field is represented by vector quantity is called as magnetic intensity। सिंपल सी डेफिनेशन, 1 मार्क के लिए आ सकता है। The strength of magnetizing field, the strength of magnetizing field is denoted by, strength of magnetizing field is denoted by a vector quantity, a vector quantity, क्या बोलेंगे इसको? कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अच्छा, इसमें मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H, इसमें वो जो है ना सोलेनॉइड वाला पार्ट, सोलेनॉइड में आयरन डायोड जो नीट में पढ़ाया था मैं, उसमें भी 1 या 2 मार्क का प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, जो याद है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आती डोमेन थ्योरी, डोमेन थ्योरी, ओके, डोमेन थ्योरी। तो डोमेन थ्योरी का सवाल क्या था? एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, ऐसा सवाल आता। तो पहले क्या लिखना? डोमेन की डेफिनेशन। डोमेन की डेफिनेशन क्या रहता बेटा? जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता ना, उसमें के जो छोटे छोटे रीजन रहते, छोटे छोटे रीजन लगभग 1 mm साइज के, साइज याद आया लिखो, नहीं तो छोड़ दो, 1 mm साइज के, इसमें के 10⁻22 एटॉमिक डायपोल, 1 mm का जो साइज रहता जिसमें के 10⁻22 एटॉमिक डायपोल एक ही डायरेक्शन में रहते, एक ही डायरेक्शन में रहते। तो इस छोटे से साइज का नाम क्या रख दिया इन्होंने? डोमेन। द स्मॉल रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन विच ऑल द एटॉमिक डायपोल आर अलाइन, अलाइन मतलब एक डायरेक्शन में होना, ऑल एटॉमिक डायपोल्स आर अलाइन इन 1 डायरेक्शन आर कॉल्ड डोमेन। उसको क्या बोलेंगे? डोमेन। तो डोमेन का साइज 1 mm, कितने मैग्नेट रहते? 10⁻22 एटॉमिक डायपोल एक डायरेक्शन में रहते, ठीक है। अच्छा, तो डोमेन की डेफिनेशन लिख ली। फिर क्या करना है? फिर आपको 2 चीजें करना है या 3 चीजें करना है, 4 मार्क या 3 मार्क के लिए आएगा। पहले हमने डोमेन की डेफिनेशन लिख ली, अब क्या बोलना है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन absence ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर पहले क्या करते हैं? इन absence ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करो, इन absence ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई क्या? नहीं। तो क्या बोलना है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके डोमेन के पास तो मैग्नेटिज्म होता है, डोमेन के पास तो मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन सारे डोमेन्स क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड। तो सारे डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे तो नेट मैग्नेटाइजेशन इज 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में क्या बोलना है? इफ वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। तो क्या होगा बेटा? जरा ध्यान से सुनो। अगर इस सिचुएशन में आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई जो कि वीक है, तो जो डोमेन इसके डायरेक्शन में है उसका साइज बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, और जो डोमेन इसके डायरेक्शन में नहीं है उसका साइज कम हो जाएगा। तो इसके पास क्या होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन डोमेन वॉल ब्रेक हुए क्या? नहीं। जैसे ही तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, ये डोमेन वॉल फिर से वापस चले जाएंगे कुछ ऐसे, एंड इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। अब केस 3 में क्या बताना है कि भाई अगर तुम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो क्या हो जाएगा? सारे डोमेन वॉल टूट जाएंगे और सबके सब डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम होता है फ्लिपिंग। क्या होता है? फ्लिपिंग। अब मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे तो मैग्नेटिज्म वापस से कैंसल नहीं है, ठीक है। देखो ये पूरा आंसर मैं ढंग से सुनाता हूं आपको। सवाल क्या आएगा?
एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। पहला पॉइंट, डोमेन की डेफिनेशन। द स्मॉल रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन विच all the atomic magnets are aligned in one direction are called as domain। फिर case 1, ferromagnetic material in the absence of external magnetic field। ये डायग्राम बनाना है। all the domains are, इसके नीचे लिखना है, all the domains are randomly oriented, hence net magnetic moment is 0। case 2, in the presence of weak external magnetic field। ये डायग्राम बनाना है। क्या बोलना है? in the presence of weak external magnetic field, the domain which is in the direction of magnetic field enlarge in size, hence it has net magnetic moment। ये इसके साथ कैंसिल होगा, लेकिन ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा। but as soon as external magnetic field is removed, domain wall regain its original position and it loses its magnetism। case 3, when external magnetic field applied is strong, in this case all domain structure break and all the domains are aligned in the direction of external field। this process is called as flipping। now if the external magnetic field is removed, ferromagnetic material cannot lose its magnetism, hence ferromagnetic material is used for making permanent magnet। ठीक है, मोर देन इनफ है, इतना ढंग से कर लो। देखते हैं, कल कोशिश करेंगे हम 2 टॉपिक लेने की। ओके, चलो जा सकते हो आप।